स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन की, और मियोसिस सेल डिवीजन पर हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, साथ ही मियोसिस फर्स्ट पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं अपने इस YouTube चैनल पर डालते रहता हूं, अपडेट करते रहता हूं। साथ ही आप बायोलॉजी क्विज, नीट क्विज या जीके क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिकाओं से आधी हो जाती है। देखिए, मियोसिस सेल डिवीजन को टिपिकल सेल डिवीजन की तरह इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से? सबसे पहला इंटरफेस, जिसको हम तैयारी अवस्था कहते हैं, जहां पर कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तैयारी करती है। ठीक है। इंटरफेस के बाद आ जाता है डिवीजन फेज, जिसको हम एम फेज कहते हैं। ठीक है, डिवीजन फेज, जहां पर वास्तविक रूप में कोशिकाएं विभाजित होती है। अब देखिए, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन में इस डिवीजन फेज को, एम फेज को तीन भागों में बांटा जा सकता है। अब तीन भाग कौन कौन से देखिए। सबसे फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? पहला है एम फेज को तीन भागों में कौन कौन से बांटा है? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, और इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट इंटरफेज भी होती है। क्या होगा? शॉर्ट इंटरफेज। तो एम फेज को कितने भागों में बांट दिया था भाई? मियोसिस फर्स्ट, इंटरफेस और मियोसिस सेकेंड। अब हम बात करते हैं मियोसिस सेल डिवीजन में सबसे पहले इंटरफेज की। इंटरफेस क्या है? दो क्रमिक विभाजनों के बीच की अवस्था इंटरफेस कहलाती है, और इंटरफेस एक प्रकार से प्रिपरेटरी फेज होती है, जहां पर कोई कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तैयारियां करती है। इस अवस्था में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले तो कोशिका का जो आकार है, सेल साइज जो है वो बढ़ जाता है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोशिका का आकार कैसा हो जाता है? सेल साइज बढ़ जाता है। जो केंद्रक है उस केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोलस है, इसका आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र है वो लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं। यहां पर पाए जाने वाला जो डीएनए है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। इसके अलावा कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स की जो संख्या है ये बढ़ जाती है। साथ ही और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन तथा एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है। आरएनए का संश्लेषण हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, और साथ ही यहाँ पर एंजाइम्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं वो इंटरफेज अवस्था में होते हैं। इसके अलावा ये इंटरफेज को जो है हम तीन भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है G1, फिर है एस फेज और फिर है G2 फेज। लेकिन यहां पर हम इसका अलग अलग अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अध्ययन हमने पहले ही कर चुके हैं। हमने इंटरफेज अवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। अब इंटरफेज अवस्था के बाद हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट में ही पहले इंटरफेस को बताया जाता है और फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को बताया जाता है। क्योंकि हमने इंटरफेस का पहले अध्ययन कर चुके हैं, तो हम देखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है। तो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन या हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में इसी विभाजन की अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो है मियोसिस सेल डिवीजन में इंटरफेस का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में ही इंटरफेस का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हमने मियोसिस
फर्स्ट के पहले ही इंटरफेस का अध्ययन कर चुके हैं। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट क्या, वास्तव में कोशिका का विभाजन इसी अवस्था में होता है। इस कारण से इस अवस्था को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट में मुख्य रूप से दो प्रावस्थाएं होती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है कि वह कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चार प्रावस्थाएं आती, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड और सबसे लंबी अवस्थाओं में से एक है, सबसे लंबी अवस्था ही है, यहां पर ध्यान रखिएगा। प्रोफेज फर्स्ट को जो है मुख्य रूप से 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन या जिसको हम लेप्टोनिमा कहते हैं, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, लेप्टोस जिसका मतलब होता है थिन और नीमा जिसका अर्थ होता है थ्रेड। अर्थात थ्रेड का मतलब क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसे होंगे, लंबे पतले धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देंगे। तो लेप्टोटीन की मुख्य विशेषता क्या होती है वो देख लें कि इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं ये क्रोमोमियर युक्त लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं। केवल एक विशेषता आपको ध्यान रखना है लेप्टोटीन की, कि वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं लेप्टोटीन अवस्था होती है। इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गुणसूत्र है लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अन्य विशेषताओं में देखें तो इस अवस्था में केंद्रक का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। दूसरा, क्रोमेटिन जाल जो है धीरे धीरे करके खुलने लग जाते हैं और गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, लंबे पतले धागों के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ये जो क्रोमोमियर है ये भी दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियोलस है ये भी, इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको लेप्टोटीन की केवल एक विशेषता ध्यान रखना है कि गुणसूत्र लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जाइगोटीन अवस्था, जाइगोटीन या जिसको हम जाइगोनेमा भी कहते हैं, यह भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जाइगो और नीमा। जाइगो का मतलब होता है पेयर या जोड़ा और नीमा का मतलब आपको मालूम ही है थ्रेड। अर्थात गुणसूत्र जो है यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। अब कैसे जोड़ा बनाते हैं भाई, आपको मालूम है कि किसी कोशिका में जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें से आधे गुणसूत्र, डिप्लॉइड की बात कर रहा हूं मैं, डिप्लॉइड सेल की बात कर रहा हूं, तो इनमें आधे गुणसूत्र माता से आते हैं, आधे कहां से आते हैं, पिता से। आधे मैटरनल होते हैं, आधे पैटर्नल होते हैं। तो ये गुणसूत्र जो है वो रचना, आकृति, आकार, कार्य आदि में समान होते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र जो है वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं जब ये जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जाइगोटीन की मुख्य विशेषता क्या है वो देख लें कि समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है तथा सिनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम की तरफ देखें, आप देख रहे होंगे कि इसकी पहले विशेषताओं को समझ लें। गुणसूत्र आकार में छोटे तथा कंडेंस्ड हो जाते हैं। गुणसूत्र आकार में कैसे हो जाते हैं, और अधिक संघनित हो जाते हैं जिससे उनका आकार छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो गुणसूत्र जो मैटरनल पैटर्नल वाले हैं तो वो आकर आपस में जोड़ा बना लेते हैं अपनी लंबाई के अनुसार, अपने आकार के अनुसार, कार्य के अनुसार, ये सब जोड़ा बना लेते हैं। और ये जो जोड़ा बना हुआ है इसी जोड़े को कहा जाता है समजात गुणसूत्रों का जोड़ा कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये स्ट्रक्चर बाइवेलेंट स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है। जब समजात गुणसूत्र आपस में जोड़ा बना लेते हैं तो इनके बीच में एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसको कि सिनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस दौरान गुणसूत्र और अधिक जो है वो मोटे हो जाते हैं। अब तीसरी स्टेज की बात करें और तीसरी स्टेज जो है वो है पैकाइटीन। पैकाइटीन या पैकाइनिमा, यहां भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पैकायस जिसका अर्थ है थिक और नीमा जिसका अर्थ है थ्रेड। अर्थात इस अवस्था में गुणसूत्र और अधिक कंडेंस्ड हो जाते हैं और अधिक मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर गुणसूत्र और अधिक मोटे हो गए, एक क्रोमेटिड में बढ़ जाते हैं। अर्थात जो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर थी अब यहाँ पर टेट्रॉड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है और साथ में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया भी होती है। तो चलिए विस्तृत रूप में समझे। अब गुणसूत्र कैसे हो गए भाई, छोटे होने लग गए, छोटे होने के साथ साथ संघनित हो जाते हैं और
मोटे हो जाते हैं। अब आपको मालूम है कि प्रत्येक गुणसूत्र दो भागों से मिलकर बना है, इसको क्रोमेटिड कहते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्र के जो दोनों भाग हैं एक दूसरे के साथ जो है अलग होने लग जाते हैं। गुणसूत्र के दोनों भाग एक दूसरे से कैसे होने लग जाते हैं, पृथक होने लग जाते हैं, अर्थात ये कैसे हो जाते हैं, क्रोमेटिड में बढ़ जाते हैं, लेकिन एक स्थान पर आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको कि सेंट्रोमियर कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर अब जो संरचना है वो बाइवेलेंट ना रहकर कैसी हो जाती है, टेट्राड स्ट्रक्चर के रूप में रह जाती है। क्योंकि भाई एक गुणसूत्र अगर दो भागों से मिलकर बना है तो दो गुणसूत्र कितने, चार भागों से। एक समजात गुणसूत्र में अब चार क्रोमेटिड दिखाई देने लग जाते हैं। और जब समजात गुणसूत्र क्रोमेटिड में बढ़ जाता है तो एक गुणसूत्र का कुछ भाग दूसरे गुणसूत्र के कुछ भाग से एक्स के आकार की संरचना बनाता है। अर्थात यहां पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया प्रारंभ होती है। अर्थात यहां पर क्रॉसिंग ओवर का निर्माण डिप्लोटीन अवस्था में होता है। ठीक है, क्या है, अब हम बात करते हैं डिप्लोटीन या डिप्लोनिमा का। डिप्लोनिमा शब्द जो है ग्रीक भाषा के डिप्लोस और निमा शब्द से मिलकर बना है। डिप्लोस का मतलब होता है डबल और निमा का मतलब होता है थ्रेड। अर्थात यहाँ पर थ्रेड जो है, गुणसूत्र जो है स्पष्ट रूप से डबल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि गुणसूत्रों के पृथक्करण के कारण बाइवेलेंट स्ट्रक्चर अब स्पष्ट हो जाती है। अर्थात अब वो कैसे दिखाई देती है, टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है। यहाँ की और मुख्य विशेषताओं में बात करें तो समजात गुणसूत्र अलग अलग होने लग जाते हैं और इनका अलग होना जो है वो सेंट्रोमियर से प्रारंभ होता है और इंड की ओर जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो समजात गुणसूत्र है एक दूसरे से कैसे होने लग जाते हैं, अलग अलग होने लग जाते हैं। और अलग होने की क्रिया कहां से शुरू होगी, सेंट्रोमियर से प्रारंभ होगी। सेंट्रोमियर से वो अंतिम सिरों की ओर जाता है। यहाँ पर कियास्मेटा का जो निर्माण है वो हो चुका होता है और कियास्मेटा के निर्माण के बाद इनका जो है वो टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट होती है। अर्थात जो कियास्मेटा है धीरे धीरे ये इंड की ओर सरकने लग जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया लगभग संपन्न हो चुकी होती है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो गुणसूत्र का आकार है वो छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस का आकार भी छोटा हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे करके विलुप्त होने लग जाती है। यहाँ पर जो मुख्य विशेषता है उस पर ध्यान रखिएगा कि मुख्य विशेषताओं में बाइवेलेंट स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। इस कारण से इसको डिप्लोटीन कहा जाता है। साथ ही कियास्मेटा का निर्माण हो चुका होता है, टर्मिनाइजेशन की प्रक्रिया हो चुकी होती है, क्रॉसिंग ओवर भी संपन्न हो चुका होता है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं डाइकाइनेसिस की। डाई मतलब अक्रॉस या मूविंग बिटवीन। अगर हम इसकी बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर दिखाई देती है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि कियास्मेटा का निर्माण हो चुका है और कियास्मेटा अब धीरे धीरे करके और उनकी जो संख्या है वो कम होने लग जाती है क्योंकि टर्मिनाइजेशन हो चुका होता है और लगभग डाइकाइनेसिस की स्थिति में वो खत्म भी हो चुका होता है। तो गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, छोटे एवं संघनित हो जाते हैं और गुणसूत्र के चारों ओर जो है मैट्रिक्स जमा हो जाता है, आधार द्रव्य जमा होने लग जाता है और गुणसूत्र जो है केंद्रक की परिधि की ओर जाने लग जाते हैं। परिधि मतलब किनारे की ओर जाने लग जाते हैं। इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ये विलुप्त हो जाते हैं अंत में, इस अवस्था के अंत में। ठीक है, इसका जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल किन में होगा, जंतु कोशिकाओं में। तो सेंट्रियोल दो भागों में बढ़ जाता है और इनसे जो है स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है प्रोफेज फर्स्ट की पूरी अवस्थाओं का अध्ययन कर लिए। लेप्टोटीन जहां पर गुणसूत्र लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं, जाइगोटीन जहां पर समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, पेकाइटिन जहां गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं और टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। डिप्लोटीन जहां पर गुणसूत्र जो है बाइवेलेंट स्ट्रक्चर और अधिक स्पष्ट हो जाती है और डाइकाइनेसिस जहां पर कहना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाते हैं और सेंट्रियोल दो भागों में बढ़ जाता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है और गुणसूत्र परिधि की ओर जाने। तो प्रोफेज फर्स्ट का हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। मेटाफेज फर्स्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समजात गुणसूत्र जो है वो मध्य में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, सबकी समजात गुणसूत्र कैसे हो गए, मध्य में आ गए हैं
ये बाकी की सारी जो स्टेज है वो समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह ही चलेगी। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि समजात गुणसूत्र कैसे हो गए, मध्य में आ गए। अब इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इसके चारों ओर पाए जाने वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो विलुप्त हो चुकी है, न्यूक्लियोलस विलुप्त हो चुका है, साथ ही सेंट्रियोल 2 भागों में विभाजित हो चुका है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो चुका है और समजात गुणसूत्र कहां पर आ चुके हैं, मध्य में आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं एनाफेज अवस्था में। एनाफेज अवस्था के प्रारंभिक चरण में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर में खिंचाव होता है जिसकी वजह से समजात गुणसूत्रों के जोड़े में से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींचने लग जाता है और एनाफेज के अंत में समजात जोड़े के आधे गुणसूत्र एक तरफ और आधे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं। अब तक हमारे द्वारा मेटाफेज को देखा गया। मेटाफेज में क्या हुआ कि गुणसूत्र जो है, समजात गुणसूत्र जो है वो कहां पे आ गए, सेंटर पर आ गए, मध्य में आ गए। एनाफेज अवस्था में क्या हुआ कि समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े में से एक गुणसूत्र जो है अपोजिट पोल की ओर चले गए और अपोजिट पोल की ओर पहुंचना ही एनाफेज की मुख्य विशेषता होती है। इसके बाद हम देखते हैं टीलोफेज। जब ये गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो इनका विकुंडलीकरण प्रारंभ होता है, अनवाइंडिंग प्रारंभ होती है, अर्थात ये गुणसूत्र जो है लंबे पतले धागों के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं और परिवर्तित होने के बाद इनके चारों ओर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी की सारी चीज जो है वो कहां पर होती है, टीलोफेज अवस्था में संपन्न होती है। अब इसके बाद अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या वास्तव में कैसी हो गई है, आधी हो चुकी है ना। समजात गुणसूत्रों के जोड़ों में से आधे गुणसूत्र एक ध्रुव की और आधे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चले गए, मतलब गुणसूत्र कैसे हो गए हैं, आधे हो चुके हैं। अब एक कोशिका के अंदर 2 केंद्र बन चुके हैं और टीलोफेज अवस्था से अब यह कोशिका अगली अवस्था में प्रवेश करेगी और अगली अवस्था कौन सी होती है, साइटोकाइनेसिस। अब आपको मालूम है साइटोकाइनेसिस क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका द्रव्य के साथ कोशिका का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस कहलाता है। सामान्य तौर पर जो कोशिका है वह अगर पादप कोशिका है तो सेल प्लेट के द्वारा और अगर जंतु कोशिका है तो संकीर्णन के द्वारा यह 2 भागों में बढ़ जाती है, अर्थात एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका से आगे हो जाती है। तो अब तक हमारे द्वारा जो अध्ययन किया गया वो मियोसिस फर्स्ट, अब मियोसिस सेकेंड का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।